चैनल एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.6 कंपनी की स्थापना और उसके विभिन्न चरण की कंपनी की जो स्थापना है वो किस तरीके से होगी और उसके कौन कौन से स्टेज है, कौन कौन से चरण है। ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी की स्थापना के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सरकार के क्या क्या नियम हैं और किस किस चरण से होके कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कंपनी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपनी को किस तरीके से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक विचार को चालू संस्था के रूप में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया को परिवर्तन कहते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक विचार को चालू मतलब जैसे हमने कुछ सोचा और सोचने के बाद हमने उससे को चालू करना शुरू किया, तो वैसे ही किसी संस्था को अगर हमें क्या कहते हैं परिवर्तन करना है, चेंज करना है, परिवर्तित करना है किसी प्रक्रिया के थ्रू। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं परिवर्तन कहते हैं, चेंजेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है। देखो कंपनी का एक अपना ही अस्तित्व होता है, हमने पढ़ा था कंपनी का एक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है, इसलिए इसकी स्थापना के लिए अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। कंपनी की स्थापना के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। अब इन्होंने 3 चरण दे रखे, परिवर्तन, समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन और व्यवसाय प्रारंभ करना। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है कि जब भी हमें कोई भी कंपनी को स्टार्ट करना है तो बहुत सारी औपचारिकताओं को पूरा करना ज़रूरी होता है। जैसे गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को ही पूरा करने के बाद, आप सरकारी नियम को पूरा करने के बाद ही किसी कंपनी को क्या कर सकते हो, स्थापना कर सकते हो। तो कंपनी को स्थापना करने के लिए इन्होंने 3 चरण बताए। 3 चरण में पहला आता है प्रवर्तन, जिसे हम कहते हैं प्रमोशंस। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, व्यवसाय प्रारंभ करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं प्रवर्तन। प्रवर्तन में क्या स्टेज है और किस तरीके से हम कंपनी की स्थापना कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से चरण हैं, उन चरणों को हम किस तरीके से लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ए टॉपिक आता है प्रवर्तन, प्रमोशन जिसे कहते हैं। प्रवर्तन होता क्या है? आज जबकि प्रतियोगिता अपनी चरम सीमा पर है, किसी व्यवसाय की स्थापना करना आसान काम नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि आज के टाइम में आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे आपको कंपटीशन मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर होंगे जो आपके बिजनेस के साथ क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को मार्केट में स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर को झेलना पड़ता है, हमें बहुत सारी कॉम्पिटिशन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता हो गई है मार्केट में, हमारे यहाँ समाज में, कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसको स्टार्टअप भी आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते किसी बिज़नेस को। ठीक है, जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह व्यवसाय स्थापित करना चाहता है उसे गहन सोच विचार कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। देखो क्या कहें कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कि मतलब हमने पढ़ा था ना पार्टनरशिप, जिसमें सारे लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक अकेला व्यक्ति। तो इन्होंने कहा कि या तो कोई व्यक्ति या तो व्यक्तियों का समूह जो भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है उसे बहुत सोच विचार करके ही निर्णय लेकर ही बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? गहन अध्ययन करने के बाद स्थापित किए जाने वाली व्यवसाय की ही सफलता की उम्मीद की जा सकती है। देखो अगर आप ज़्यादा सोच विचार करके किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो बिज़नेस है उसमें सफलता की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर आपने कोई सोच विचार नहीं करा और किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगी कि आपका जो सफलता है ना वो ना के बराबर होगी, क्योंकि उसमें क्या लॉस हो रहा है, क्या हानि हो रही है, कितनी आवश्यकता की चीज़ें चाहिए वो आपको पता ही नहीं होगा। अब यहाँ मुख्य प्रश्न ये है कि गहन अध्ययन किस बारे में होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमने इन्होंने पूछा कि गहन अध्ययन, गहन में तो सोच विचार किसके बारे में होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि सोच विचार किसके बारे में होना चाहिए, बिजनेस के प्रकार, व्यवसाय के प्रकार की। सबसे पहले बिजनेस किस तरीके का होना चाहिए, बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए, फिर उसका आकार, बिजनेस छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर स्थान, बिजनेस कहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहिए, किस जगह पे इस्टेब्लिश करना चाहिए। आप एक बिजनेस को ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश करो, ऐसी जगह पे स्थापित करो जहाँ पे कोई लोग ही नहीं है, जहाँ पे कोई क्या कहते हैं कस्टमर ही नहीं है, कॉम्पिटिटर ही नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है, फिर स्वामित्व, बिजनेस का स्वामित्व कौन होना चाहिए। ठीक है, पूंजी, कितना कैपिटल लगाना चाहिए, ये सब की हमारा गहन अध्ययन होता है। एक व्यावसायिक इकाई की स्थापना के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को सामूहिक रूप में परिवर्तन कहते हैं। देखो क्या करें कि कोई भी एक व्यवसायिक इकाई की जो भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस को क्या कहते हैं स्थापित करने के लिए जो भी ये सारी प्रयत्न कर रहा है, ये सारे गहन अध्ययन कर रहा है और गहन अध्ययन करने के बाद ही वो किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसी को प्रवर्तन कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। ठीक है,
जो व्यक्ति ये काम करता है उसे प्रवर्तक कहते हैं, और जो भी व्यक्ति इस चीज़ में चेंजेस ला रहा है, ये चीज़ों का गहन अध्ययन कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तक, प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, प्रवर्तक एक व्यवसाय की स्थापना की संभावना को जन्म देता है। देखो क्या कह रहा है कि जो प्रवर्तक होता है, प्रवर्तक क्या करता है? प्रमोटर की प्रमोट करता है बिजनेस को। ठीक है, तो जो भी व्यवसाय की स्थापना की क्या करते हैं? संभावना को जन्म देता है कि बिजनेस हमें किस तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहिए और उसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। आज बढ़ती प्रतियोगिता तथा अधिकाधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण नवीन व्यवसाय की स्थापना करने का काम इतना जटिल हो गया है कि इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी लगी है। देखो क्या कह रहा है कि आजकल बिजनेस जो है मार्केट में इतना ज़्यादा प्रतियोगिता भरा हो चुका है कि उसको स्थापित करने के लिए भी आपको बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सर्विसेज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट में आपके बिज़नेस जैसे ही बहुत सारे बिज़नेस होते हैं जो आपसे भी बेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, वो आपके बिज़नेस की तरह आकर्षित ना होकर उनके बिज़नेस की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका बिज़नेस ठप हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए कि मार्केट में आपके गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या कहते हैं, कंज्यूमर है, आपके क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर है, तो इन सब को देखकर ही आपके बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या है, रिसर्च लोगों की या हमें ऐसे क्या कहते हैं महान वैज्ञानिक लोगों की, विशेषज्ञ लोगों की सेवाएँ लेनी पड़ती है। कुछ व्यक्ति अथवा संस्थाएं प्रवर्तन के काम में संलग्न है, और कुछ व्यक्ति और जो संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी प्रमोटर के साथ काम मिलकर काम करती है उनके साथ। ठीक है, वे नए नए विचार खोजते और उन्हें सार्थक बनाने की विधि तैयार करते हैं। देखो कि वो लोग प्रमोटर जो होते हैं, ये लोग नए नए विचार खोजने लगते हैं कि किस तरीके से हमें बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना चाहिए, उसमें क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। ठीक है, और उनको सार्थक बनाने की, मतलब उसको क्या कहते हैं, नींव देने की, या मतलब उसको लागू करने के लिए वो अलग अलग विधि तैयार करते हैं। इस प्रकार में व्यवसाय का परिवर्तन करके उसे इच्छुक व्यक्तियों को बेच देते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि ये जो व्यवसाय में परिवर्तन करके उसको इच्छुक व्यक्तियों को बेच देते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा प्रवर्तन का अर्थ। प्रवर्तन का अर्थ क्या हमारा? प्रवर्तन का अर्थ है मीनिंग ऑफ प्रमोशन। ठीक है, कि प्रवर्तन हमें क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि क्या करता है ये? प्रवर्तन का अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से जो एक व्यवसायिक इकाई को अस्तित्व प्रदान करता है। कि देखो प्रवर्तन का मतलब क्या है कि वो सारी क्रियाओं के योग, कौन कौन से व्यवसाय के प्रकार, आकार, उसकी स्थान कहाँ है, ठीक है, स्वामित्व, पूंजी, ये सारे उसकी क्रियाओं का योग है जो एक व्यवसायिक इकाई को अस्तित्व प्रदान करता है कि हाँ इस जगह पे हम बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं। और वो बिजनेस मैन को क्या करता है, इन सारी क्रियाओं के योग के बारे में बताता है और बिजनेस को स्टार्टअप करने में मदद करता है। ठीक है, ये उसका योग है। सबसे पहले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के मस्तिष्क में किसी व्यवसाय की स्थापना के संबंध में विचार उत्पन्न होता है। सबसे पहले क्या करते हैं व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह, इनके दिमाग में क्या है कि किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए विचार उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए कुछ प्रारंभिक कार्य को पूरा करना पड़ता है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि जब विचार ये लोग ने सोच लिया, इन लोगों के दिमाग में आ गई कि हाँ मैं इस तरीके से बिजनेस करना है, ठीक है, तो ये लोग उसको रियलिटी में पूरा करने के लिए लोग कुछ कार्य को करते हैं। जैसे 3 तरह के व्यवसाय स्थापित करने के लिए हो सकते हैं, जैसे तैयार माल का क्रय विक्रय अथवा ट्रेडिंग व्यवसाय। सबसे पहले लोग ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जिसमें तैयार माल को क्या करते हैं, खरीदना और बेचना। दूसरा क्या कहते हैं, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करना है। जो रॉ मटेरियल है उसको क्या करना है, कच्चे माल जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना, ठीक है, तैयार माल में परिवर्तन करना। उसके बाद थर्ड कहते हैं सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय, सर्विसेज बिजनेस, ठीक है, जैसे कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना। जैसे कि जो भी हमारे बिजनेस में आप देखते हो बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे सामान को क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो होता है वो लेके जाया जाता है, तो इसके भी बिजनेस किया जाता है। ठीक है, तो ये काम के लिए 3 काम के लिए सोचते, ठीक है। अब मैंने बताया था परिवर्तन की परिभाषा। परिवर्तन की परिभाषा कभी आपकी आती नहीं है, आपके जो मैंने ये लाइन पढ़ाया परिवर्तन का अभिप्राय, आप इसी को ही एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रवर्तन की अवस्था, स्टेज ऑफ प्रमोशन। अब 3 कौन कौन से स्टेज है अब देखते हैं। पहला स्टेज क्या कहता है, व्यवसाय के विचार मस्तिष्क में आने से लेकर व्यवसाय को चालू हालत में लाने तक की जाने वाली सभी क्रियाएं परिवर्तन के अंतर्गत आती है। देखो क्या कह रहा है कि व्यवसाय को सोचने से लेकर व्यवसाय को, बिजनेस को चालू करने तक के लिए जो भी उनके बीच में जो क्रियाएं आती है, जो भी काम आते हैं, उसी के अंतर्गत परिवर्तन को परिवर्तन कहते हैं। ठीक है,
पहला आ रहा है नए विचार की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, ठीक है, कि हमें नए नए विचार को किस तरीके से खोजना है, ठीक है, क्या करना है ताकि मार्केट में हमारा बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटर जो है हमारे बिज़नेस को कहते कॉम्पिटिशन ना कर सके, ठीक है, हम उनसे आगे कैसे जाए। तो व्यवसाय के परिवर्तन का काम जो है वो नए विचार की खोज से प्रारंभ होता है कि नए नए आइडिया को खोजना। एक नया व्यवसाय प्रारंभ करने का विचार बाजार में किसी विशेष वस्तु की लगातार पूर्ति में कमी को देखकर उत्पन्न हो सकता है। देखो कह रहा है कि अगर हमें कोई नया बिजनेस खोलना है, सपोज कि, ठीक है, अगर हमें नया बिजनेस को खोलना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए हम नए बिजनेस को खोलेंगे। जैसे आप देखते हो कि मार्केट में आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, उस चीज़ का बिजनेस ही नहीं है, तो क्या कहते हैं हमारा प्रवर्तक क्या करेगा, उसी बिजनेस को खोलेगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी पूर्ति होगी और फिर लोग जो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस बिज़नेस की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन अगर वहीं पे एक ही बिज़नेस जो है, एक ही तरह का बिज़नेस 4 लोग चला रहे हैं और वहाँ पे आप वैसा ही बिज़नेस सेम खोल रहे हो, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं कर पाओगे और आपका बिज़नेस ज़्यादा नहीं चल पाएगा, ठीक है। अतः किसी ऐसे उत्पाद से संबंधित हो सकता है जो पहले बाजार में ही नहीं है, ठीक है, मैंने वही बताया आपको। नए विचार की खोज में पेशेवर, आविष्कर्ता और व्यापारिक संघों, सरकारी संस्था, पत्रिकाओं आदि की सहायता ली जा सकती है। देखो अगर हमें नए नए विचार खोज करने हैं तो हम यहाँ से प्रोफेशनल इन्वेंटर्स की को लिख के थ्रू हम खोज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू हम खोज कर सकते हैं, गवर्नमेंट बजट्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जर्नल्स के थ्रू, पत्रिकाओं के थ्रू, ठीक है। अभी आप क्या कह रहे हैं, आदि की सहायता ली जा सकती है। इस कदम पर प्रारंभिक जांच करके ये पता लगाया जाता है कि व्यवसाय को सफलतापूर्वक ढंग से चलाया जा सकता है अथवा नहीं। हम इसके थ्रू जान सकते हैं कि कौन सा बिजनेस मार्केट में ज़्यादा इस्टेब्लिश है या नहीं है, ठीक है, किस चीज़ की लोगों को नीड है नहीं है, ठीक है। हम ये सब चीज़ों को जानकर ही हम किसी व्यवसाय को मार्केट में सही तरीके से चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। विस्तृत जांच पड़ताल, अब हमें क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जांच पड़ताल करके ही किसी बिजनेस को स्थापित करना चाहिए मार्केट में, ठीक है। प्रारंभिक जांच पड़ताल कर लेने के बाद वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए विस्तृत जांच पड़ताल की जाती है। देखो पहले हमने एक ये जांच लिया कि ठीक है मार्केट में ये वाला बिजनेस नहीं है, ठीक है, अब हमें उसकी बिजनेस की करनी है। फिर हमें ये सोचना है कि क्या ये बिजनेस मार्केट में लागू करने के बाद क्या कहते हैं लोग इसको खरीदेंगे, इस सामान को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ठीक है, इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है, बाज़ार में लोगों की इसकी मांग क्या है। तो हमें ये सब चीज़ों की ही डिपेंड करना पड़ेगा, इसके लिए कितना कैपिटल लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके अंदर संबंधित उत्पादन की बाज़ार में मांग की, जितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं लोग उसकी मांग कितना कर रहे हैं। सपोज़ आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो और मांग कम है तो लोग क्या है कि आपका लॉस चला जाएगा। लेकिन आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो लेकिन डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि आपका बिज़नेस ज़्यादा चलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता, क्या कहते हैं, आपको जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसकी कच्चे माल की उपलब्धता है या नहीं है, लेकिन आपने बिज़नेस खोल लिया और माल ही आपको नहीं मिल पा रहा, तो इससे क्या होगा कि लॉस चला जाएगा। कच्चे माल की लागत, कच्चे माल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, आप चाहते हो कि आप बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कच्चे माल की लागत ही हाई रेट में मिल रही है, तो क्या होगा कि आपको जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना उसको आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। मशीनरी की आवश्यकता बिज़नेस में लगेगी या नहीं लगेगी, प्रतियोगिताओं की संभावना कि कितनी % प्रतियोगिता कॉम्पिटिटर जो है वो आपके साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादन की बिक्री का क्षेत्र, संभावित विक्रय मूल्य, संभावित लाभ, संबंधित व्यवसाय के बारे में सरकारी नीति, ठीक है, श्रमिकों की उपलब्धता, पूंजी की आवश्यकता का अनुमान, पूंजी प्राप्ति की संभावना, व्यवसाय का आकार, व्यवसाय के स्थान की आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या कहते हैं विस्तृत जांच पड़ताल के अंतर्गत आता है कि हमें ये सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और खोज करना पड़ता है। इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तृत विचार विमर्श करके एक रिपोर्टर तैयार की जाती है जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, इसमें लिख दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें हमें क्या कहते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट सरकार से लाइसेंस व वित्त प्राप्त करने में भी काम आती है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा बिजनेस खोल रहे हो जिससे क्या कहते हैं पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है या गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इससे आपको फाइनेंशियल इशू प्रदान करने में मदद करती है। यदि रिपोर्ट में नए विचार के पक्ष में निर्णय दिया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाती है, ठीक है, कि अगर आपका जो रिपोर्ट है उसमें नए नए आइडियाज़ के बारे में पूरी तरीके से आप जानकारी देते हैं तो गवर्नमेंट भी आगे इसको प्रोसेस करने में आपको मदद करती है, अन्यथा इस विचार को यहीं पर छोड़ दिया जाता है और एक नए विचार की खोज प्रारंभ की जाती है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो रूल्स है या ये जो बिज़नेस है ये मार्केट में अच्छी मतलब सही तरीके से नहीं चलेगी या मतलब क्या कहते हैं कोई गलत बिज़नेस है, तो इस तरीके से इसको वहीं पर क्या कहते हैं ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट आता है हमारा विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण। ठीक है, हमें अलग अलग जो साधन है उसको हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, सैम्पलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, प्रवर्तक नए विचारों के आधार पर स्थापित किए जाने वाले व्यवसाय को सफलता से संतुष्ट हो जाने के बाद उस विचार को वास्तविक रूप देने के लिए विभिन्न साधनों को एकत्रित करता है। कि जो भी प्रवर्तक है, जब उसको नए विचारों को पूरी तरीके से क्या कहते हैं, आधार स्थापित हो जाता है, मतलब सारे विचारों को वो अच्छे से सोच पड़ताल कर लेता है, तो उस विचारों के थ्रू उस बिज़नेस को स्थापित करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस है उन रिसोर्सों को पूरा करने का भी इकट्ठा करने में लग जाता है। इसके लिए उसे अनेक व्यक्ति, जैसे उसके लिए उनको बहुत सारे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ सकती है, विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ सकती है, संस्थाओं से संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, इन सब थ्रू मतलब इन सब से मिलकर वो किसी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करता है। ये अनुबंध कच्चे माल, भवन, मशीनरी आदि के संबंध में किया जाता है। और ये क्यों उनके साथ एग्रीमेंट करता है, क्योंकि उसको कच्चे माल चाहिए, भवन चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो इसीलिए वो सारे रिसोर्सेज को इन्हीं के थ्रू पूरा करता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा वित्त व्यवस्था करना। वित्त व्यवस्था कैसे करना है, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशंस। प्रत्येक व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उसके लिए प्राप्त पूंजी उपलब्ध कराना ज़रूरी होता है। देखो क्या कह रहा है कि कोई भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास उतना कैपिटल है या नहीं किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। सपोज़ आपने बिज़नेस के लिए सोच लिया कि हाँ मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है, तो क्या आपको बिज़नेस मार्केट में चल पाएगा? और आपने उस बिज़नेस को कम पैसे में भी स्टार्ट कर लिया तो भी आपको बिज़नेस लॉस में ही जाना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे पास जो बिज़नेस हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले हमारे पास उतना कैपिटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस कार्य के लिए वित्त नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार की जाती है। पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको तैयार करना पड़ेगा कि हमें इतना पैसा यहाँ लगाएंगे, इतना पैसा हम कच्चे माल को खरीदने में लगाएंगे, इतना पैसा हम क्या कहते हैं कोई भवन ले रहे हैं उसको देंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को सोच के चलना पड़ेगा आपको। इसके अंतर्गत कुल आवश्यकता पूंजी की मात्रा कितनी है, कुल मतलब आपके पास पूंजी की क्वांटिटी कितनी है, पूंजी के विभिन्न स्रोत, पूंजी आपको मतलब पूंजी के लिए आप कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा कर सकते हो, पूंजी एकत्रित करने का समय, आप कब पैसे को इकट्ठा करना है आपको। ठीक है, किस टाइम आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, इन सब चीज़ों को भी आपको निश्चित करना पड़ेगा। यदि पूंजी अंशवार ऋण पत्र जारी करके प्राप्त की जाती है तो अंशवार ऋण पत्रों के आकार निश्चित किया जाता है। अगर आप शेयर्स के थ्रू या डिवेंचर्स के थ्रू, ठीक है, अगर इन सब के थ्रू जो है आप क्या कहते हैं पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको अंशवार ऋण पत्र जारी करने पड़ेंगे एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इस संबंध में बैंकों अभिगोपकों आदि से अनुबंध किए जाते हैं। और इस टाइम क्या होता है कि आप बैंक से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं अंडर राइटर्स के बात कर सकते हैं जो क्या कहते हैं आपको लोन वगैरह या आपको मतलब शेयर्स इशू करा सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं। ठीक है, हाई रेट पे। आगे क्या है, सार्वजनिक कंपनी की दशा में पूंजी निर्गमन संबंधित अन्य वैधानिक कार्यवाही को पूरा करना होता है। देखो कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्या कहते हैं कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी से अगर आप क्या कहते हैं पूंजी के लिए क्या कहते हैं पूंजी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार पूंजी की व्यवस्था की हो जाने पर व्यवसाय चालू अवस्था में आ जाता है। और जब आपको पूंजी की व्यवस्था अच्छे से हो जाती है तो आपका बिज़नेस जो है एक तरीके से मतलब एक तरीके से आपका बिज़नेस स्टार्टअप आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी कार्य जो होता है वो प्रवर्तक का समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स थे जो प्रवर्तक हमारा करता है हमारे बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट तो हमने पढ़ा था, देखिए मैं बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा क्या था, हमारा था प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन प्रमोशन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेज तो पढ़ लिया। अब आता है समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पढ़ते हैं हमारा बी पॉइंट। देखिए समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन, बी पॉइंट हमारा क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशंस और रजिस्ट्रेशन क्या होता है हमारे। ठीक है, इसमें कितनी क्रियाएं हैं काम करने के लिए और ये क्या क्या काम करती है। पहला, कंपनी की स्थापना का दूसरा चरण, कंपनी का समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन कराना, कंपनी को मिलाना और उसका रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रारंभिक क्रियाएं, समापन करने के पश्चात प्रपत्रों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कराना होता है। देखो क्या कह रहा है कि अगर आपको क्या कहते हैं जब भी आप कोई भी कंपनी को स्टार्टअप करें उसकी जो प्रारंभिक क्रिया, स्टार्टिंग क्रिया संपन्न करने के पश्चात जब आपकी स्टार्टिंग क्रिया संपन्न हो जाएगी, फर्स्ट क्रिया संपन्न हो जाएगी, तो उसका जो आपका प्रपत्र होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को आप किसके पास ले जाओगे, रजिस्ट्रार के कार्यालय में आपको जमा कराना पड़ेगा उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद आवश्यक फीस जमा करा के समामेलन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जब आपको कार्यालय आपका में जमा हो जाएगा आपका क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद आपको फीस
फ़ीस जमा करानी है, कहाँ पे, समामेलन का, ठीक है। समामेलन का आपको फ़ीस जमा कराना है और उसके लिए जब आप फ़ीस जमा करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपके कंपनी का कि आपका कंपनी जो है पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक कंपनी समामेलन मतलब रजिस्ट्रेशन के पश्चात, एक कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही अस्तित्व में आ जाती है। जब आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका कंपनी जो होगा पूरी तरीके से अस्तित्व में है। इसका मतलब क्या है, कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, की कंपनी के खिलाफ आप क्या करते हैं, मुकदमा दायरा कर सकते हो और कंपनी जो है वो आपके ऊपर मुकदमा दायरा भी कर सकती है। और कंपनी क्या करती है कि खुद के ऊपर अपना मतलब पैसा पूंजी वगैरह जो है वो रख सकती है, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो कंपनी के पास ये सारे बेनिफिट हो जाते हैं। जब तक कंपनी का समामेलन नहीं हो जाता, मतलब जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, उसे वैधानिक दृष्टि से कंपनी नहीं कहा जा सकता। कि जब तक आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो कंपनी आपकी गैरकानूनी मानी जाएगी, या मतलब कानून की नज़र में वो कंपनी नहीं होगी एक तरीके से, ठीक है। एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन की विधि को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। कि जब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसको किस किस स्टेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभिक क्रिया, फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा, प्रारंभिक क्रिया में क्या कहता है, पंजीकृत कार्यालय रजिस्ट्रेट ऑफिस के पास जाना पड़ता है हमें। पहले सबसे पहले निश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित कंपनी का मुख्य कार्यालय किस राज्य में होगा। कि देखो कि जो भी हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो कंपनी का जो भी मतलब कार्यालय है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, किस राज्य में स्टार्ट होगा, ये निर्णय कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा लिया जाता है, ठीक है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि कंपनी का पंजीकरण उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है। हमने पढ़ा था ना कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में अगर हम कंपनी खोलते हैं तो वहाँ के ही रजिस्ट्रार हमारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, ठीक है। दूसरे जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के रजिस्ट्रार आपकी कंपनी के बारे में नहीं लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग रजिस्ट्रार होते हैं हमारे पास, राज्य के लिए, ठीक है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि कंपनी का पंजीकरण उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होता है, ठीक है। कि जिस जगह पे आप अपना कार्यालय स्थापित कर रहे हो, अपना कंपनी स्थापित कर रहे हो, तो वहीं पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ठीक है। कंपनी का नाम निश्चित करना, अब आपको नाम सोचना है कि आपकी कंपनी का नाम क्या, और ऐसा नाम होना चाहिए जो दूसरे कंपनी से बिलोंग ना करता हो, ठीक है। मतलब आपका एक खुद का नाम होना चाहिए, आप किसी कंपनी के नाम नहीं चुरा सकते, ठीक है। कंपनी के नाम का चुनाव करने के लिए आवश्यक है कि नाम निर्धारित करने से पूर्व रजिस्ट्रार के कार्यालय में इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि क्या प्रस्तावित नाम की स्वीकृति मिल सकती है अथवा नहीं। कि मतलब जो उन्होंने नाम सोचा है कंपनी के लिए वो नाम क्या कहते हैं हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इसके लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफिस से कन्फर्म कराना पड़ेगा। यद्यपि कंपनी के नाम का चुनाव स्वेच्छा से किया जा सकता है, लेकिन ये भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 20 के अनुरूप होना चाहिए। देखो अगर आप कंपनी के नाम का चुनाव खुद से कर रहे हो तो ये भारतीय अधिनियम किसके अंतर्गत होना चाहिए, कंपनी अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। अतः कंपनी के नाम पहले से स्थापित किए गई किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ना ही केंद्रीय सरकार की दृष्टि से अनुचित होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि अगर आपने ऐसा नाम सोच लिया जो नाम किसी और भी कंपनी के थ्रू मिलता जुलता है तो बिल्कुल आपकी कंपनी को स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा और केंद्रीय सरकार से आपका खारिज कर देगी, ठीक है। अनुचित नहीं होगी केंद्रीय सरकार की नज़र में से। तो कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना आवश्यक होना है, क्योंकि कोई भी कंपनी के लिए आप देखते हो ना लिमिटेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, उद्योग विकास एवं नियम अधिनियम। उद्योग विकास एवं नियम अधिनियम क्या कहता है हमारा, देश के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योग विकास एवं अधिनियम 1951 के अंदर लाइसेंस प्राप्त करना। आप देखो कोई भी आपने इंडस्ट्री क्या कहते हैं डेवलप की है, ठीक है, कोई भी आपने रेगुलेशन पास किया है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपको लाइसेंस मिलता है उस कंपनी के रिगार्डिंग, आपको लाइसेंस मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि आपका ये जो कंपनी है वो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, ठीक है। देश के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उक्त अधिनियम पास किया था 1953 में। इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए। देखो क्या कह रहा है कि देश को पूरी तरीके से विकास करने के लिए, विकास को ध्यान में रखते हुए कि कभी आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और उस बिजनेस से किसी भी समाज को या हमारे इकोनॉमी सिस्टम को कोई भी नुकसान ना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था 1953 में, ठीक है, और इसे पास किया था और इसमें कुछ क्या कहते हैं चेंजेस भी लाए थे, रिसर्च भी लाए थे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा था,
हाँ, तो उसके लिए क्या किया था इन्होंने, यदि कंपनी किसी क्या कहते हैं देश के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उक्त अधिनियम पास किया था तथा 1953 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए, ठीक है, कि देश के जो भी संतुलित विकास है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियम बनाए थे और इस नियम में क्या कहते हैं कुछ मतलब चेंजेस भी लाए, ठीक है, संशोधन किया। यदि कंपनी किसी ऐसे उद्योग के बारे में स्थापित की जा रही है जिसे अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तो ऐसे लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म पर प्रार्थना पत्र भेजना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि अगर कंपनी एक ऐसा बिजनेस स्टार्टअप कर रही है जिससे हमारे देश को या हमारे क्या कहते हैं समाज को या हमारे कंज्यूमर को किसी को भी क्या कहते हैं किसी तरह का इफेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए कंपनी को लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है और उस कंपनी के पास लाइसेंस होना चाहिए किसका, गवर्नमेंट का। तो इसके लिए वो क्या करेगी, एक प्रार्थना पत्र भेजेगी और फॉर्म और पर प्रार्थना पत्र रिक्वेस्ट डालेगी कि मैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ जिससे क्या है कि हमारे समाज को या किसी भी चीज़ को नुकसान होगा, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस देना, ठीक है। गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देगी कि हाँ तुम इस बिज़नेस को कर सकते हो, लेकिन हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ऐसे प्रार्थना पत्र को केंद्रीय सरकार के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव के पास भेजना चाहिए। और ये जो प्रार्थना पत्र होता है किसके यहाँ पे भेजा जाता है, केंद्रीय सरकार के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के पास भेजा जाता है और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है और सचिव के पास भेजा जाना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, आवश्यक नियुक्तियां करना, ठीक है। आवश्यक नियुक्तियां करना क्या है, अभिगोपक, दलाल, बैंकर्स, कानूनी सलाहकार, अंकेक्षक आदि कोई नियुक्तियां की जाती है तथा पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम तय किए जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स, कि आपको किस किस थ्रू के अपॉइंटमेंट्स करने पड़ते हैं। अभिगोपक, दलाल, बैंकर्स हमारे होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, अंकेक्षक आदि, इन सारी की नियुक्ति की जाती है, इनको पारित किया जाता है। और हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कराने वाले व्यक्तियों के नाम भी तय किए जाते हैं कि कल को अगर कुछ होता है तो ये लोग जो होते हैं आपके बिजनेस में जो होते हैं रूल्स रेगुलेशन को पारित करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रमुख प्रलेख तैयार करना होता है, ठीक है। आपको कौन कौन से क्या कहते हैं प्रलेख जो होते हैं, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें आपको सारी डिटेल लिखी जाती है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ क्या कहते हैं एसोसिएशन के अंतर्गत आपका दे रखा है कंपनी पार्षद सीमा नियम तथा कंपनी तथा पार्षद अंतर नियम तैयार किए जाते थे, उन्हें छपवाया जाता है, ठीक है, कि कंपनी के अंतर्गत जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, एओए और एमओए, ठीक है, इन दोनों को क्या किया जाता है, तैयार करा जाता है और इनको क्या करा जाता है, छपवाया जाता है, ठीक है। 6 क्या कहता है, हमारा रजिस्ट्रार के पास प्रार्थना पत्र भेजना। रजिस्ट्रार जो हमारा रजिस्ट्रार होता है, जो हमारे क्या कहते हैं कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए रूल्स रेगुलेशन स्थापित करता है कि हम ये नाम ले या ना ले, ठीक है, जो रूल्स होते हैं, तो उसके पास हमें क्या भेजना पड़ता है, प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है। उपरोक्त प्रारंभिक कार्य करने के पश्चात कंपनी के प्रवर्तक जो होते हैं उस राज्य के कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास क्या है, जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित करना है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख। अब देखो क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रार के पास जो भी हमारे प्रस्तुत किए जाने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रलेख होते हैं। सबसे पहले हमारा एमओए, ठीक है, मैंने जो भी बताया था, और एओए, ठीक है। तो पहले आता है हमारा पार्षद सीमा नियम कि रजिस्ट्रार के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, पार्षद सीमा नियम। पहला आता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख है। किसी भी कंपनी का समामेलन पार्षद सीमा नियम के बिना नहीं हो सकता। देखो क्या करें कि किसी भी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका एमओए के थ्रू नहीं हो सकता, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू नहीं हो सकता, ठीक है। वो अधिनियम के अधीन कंपनी के उद्देश्य को परिभाषित करता है और अधिकारों को सीमाएं निश्चित करता है। देखो क्या कहता है, एमओए क्या करता है कि कौन सा रूल इस कंपनी के ऊपर लगाया जाएगा और किस उद्देश्य के थ्रू कंपनी को क्या कर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, और कौन कौन से अधिकार और कौन कौन से लिमिटेशन इस कंपनी को दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अपनाया जाता है। सीमा नियम में आधारभूत बातें होती है और केवल उन्हीं के आधार पर कंपनी के समामेलन की स्वीकृति दी जाती है। देखो सीमा नियम में क्या होता है कि एक ऐसी बात की जाती है जिसमें आपको कंपनी किस लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति, मतलब रजिस्ट्रेशन का
सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 तथा निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा ये प्रलेख हस्ताक्षरित होना चाहिए। देखो कि अगर हमें गवर्नमेंट कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 7 लोगों का सिग्नेचर होने चाहिए और इसके कहते हैं किस पे, डॉक्यूमेंट पे। और अगर हम प्राइवेट कंपनी में स्टार्टअप कर रहे हैं तो कम से कम 2 व्यक्तियों का हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है MOA में, ठीक है। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को कम से कम 1 अंश लेना आवश्यक होता है। 1 अंश मतलब कैपिटल का 1 भाग, ठीक है, लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस पर आवश्यक स्टैंप लगा होना चाहिए और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इस पर एक स्टैंप लगा होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA बोलते हैं इसे, पार्षद अंतर नियम, ठीक है। अब एक हमने पढ़ा था पार्षद सीमा नियम और इसमें पार्षद अंतर नियम, ठीक है। क्या होता है ये? इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख होता है। देखो क्या कह रहे हैं कि पार्षद सीमा नियम में जो भी उद्देश्य होते हैं और उसकी जो भी पूर्ति करी जाती है और कंपनी को किस तरीके से चलाने के लिए जो भी क्या कहते हैं कार्य होते हैं, उन सारी चीज़ों का इसमें उल्लेख किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करा जाता है, इस प्रलेख में भी उन लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए। देखो क्या कह रहा है कि इन जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट पर उन लोगों के भी साइन होने चाहिए जिन्होंने MOA में साइन करा था, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी इनके साइन होने ज़रूरी है, ठीक है। अब कह रहे हैं पार्षद अंतर नियम छपा हुआ तथा पैराग्राफों में विभक्त होना चाहिए। अब देखो क्या कहते हैं, जो आर्टिकल आपका जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होना चाहिए, छपा होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए और इस पैराग्राफ और ये पूरे पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियम तैयार करना आवश्यक नहीं होता। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें AOA का ज़रूरत नहीं पड़ता यदि वो चाहे इनकी स्थापना पर सारणी और टेबल A स्वीकार कर सकती है, ठीक है। अगर हम इसे स्टार्टअप करने के लिए भी टेबल A टेबल B ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसी दशा में पार्षद सीमा नियम को रजिस्ट्रार के पास भेजते समय बिना अंतर नियमों के रजिस्ट्रार लिख देना चाहिए। देखो क्या करें कि अगर हमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पार्षद सीमा नियम जो होता है उसको रजिस्ट्रार के पास भेज देते हैं और भेजते समय बिना अंतर नियमों के रजिस्ट्रार लिख देना चाहिए। देखो बिना हमें AOA की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को स्टार्टअप कर रहे हैं तो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रजिस्ट्रार्ड कार्यालय की सूचना। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान तथा स्थिति की सूचना भी रजिस्ट्रार कार्यालय में भेजनी पड़ती है। यहाँ पे ये है कि जो भी कंपनी हम स्टार्टअप कर रहे हैं उसके कार्यालय का स्थान की किस जगह पे हम उसको स्टार्टअप कर रहे हैं तथा स्थिति की सूचना, मतलब किस स्थिति में हम उसको स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी भी सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय में भेजनी पड़ती है और ये सूचना जो होती है रजिस्ट्रेशन के बाद 30 दिन के अंदर भी दी जा सकती है। और मतलब जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको ये रजिस्ट्रेशन क्या कहते हैं सूचना जो होता है वो देना पड़ता है रजिस्ट्रार कार्यालय में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा संचालकों की सूची, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कितने संचालक आपके इसमें काम करेंगे और क्या कौन कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो उसकी भी सूची बहुत देनी पड़ती है इनको। उन व्यक्ति की सूची रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है जो कंपनी के संचालक के रूप में कार्य करने के सहमत होते हैं। संचालक मतलब जो कंपनी को चलाएंगे, ठीक है। इस सूची में इन व्यक्तियों के नाम, पता, पेशा तथा अन्य विवरण लिखा जाता है कि वो किस कैटेगरी से है, इनका क्या कहते हैं नाम क्या है, इनका एड्रेस कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी होती है, ठीक है। निजी कंपनी की दशा में सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं होती। प्राइवेट कंपनी की दशा में ये सूचना ज़रूरी नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की दशा में ये सूचना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे कह रहा है हमारा फिफ्थ पॉइंट कहता है संचालकों की लिखित सहमति। संचालक जो भी क्या कहते हैं इस कंपनी में काम करेंगे उनकी लिखित सहमति होना चाहिए, उनके वहाँ पे साइन ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। संचालकों की सूची के साथ ही उन व्यक्तियों की लिखित सहमति भी निर्धारित फॉर्म पर भेजी जानी चाहिए। कल को अगर कोई क्या कहते हैं संचालक कहता है कि नहीं मैंने तो काम करा ही नहीं है, ठीक है, मैं तो चाहता ही नहीं, तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए उनके पास कि उन्होंने जो रूल्स लिखे थे उन रूल्स के ऊपर उनके साइन होने चाहिए कि मेरा नाम तो ये है ही नहीं, ठीक है, तो वो बदल नहीं सकता। तो संचालकों की सूची के साथ उन व्यक्तियों की लिखित सहमति भी निर्धारित फॉर्म पर भेजी जानी चाहिए जो कंपनी के संचालक बनाने के लिए सहमत हुए हैं, ठीक है। एक निजी कंपनी की दशा में ऐसी लिखित सहमति भेजने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। 6 पॉइंट कहता है योग्यता अंशों के संबंध में वचन, ठीक है। अब क्या कहते हैं कितना
अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स की कितने कितने अंशों के लिए भुगतान करेंगे, कितने कितने अंशों के लिए इनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। संचालकों की लिखित सहमति के साथ ही एक दूसरी सूचना भी निर्धारित फॉर्म पर भेजनी पड़ती है, जिसमें संचालकों की ओर से योग्यता अंशों को लेन तथा उसका भुगतान करने का वचन होता है कि मैं इतना शेयर दे रहा हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट इसका मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में प्रॉफिट या लॉस जो भी है उनको मिलना चाहिए। तो इसके बारे में भी क्या है कि वो एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट पे ये लिखेंगे जितने भी संचालक इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि मैं इतना कैपिटल लगा रहा हूँ तो मुझे इसका इतना अंश मिलना चाहिए, ठीक है। एक निजी कंपनी की दशा में ऐसी सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या कहता है हमारा, प्रबंध व्यवस्थाओं के साथ प्रारंभिक अनुबंध, प्रबंध व्यवस्थापकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध। यदि कंपनी की प्रबंध व्यवस्था संचालक, प्रबंध संचालक, मैनेजर, सचिव तथा कोषाध्यक्ष द्वारा की जाती है तो इन व्यक्तियों के साथ किए गए जो भी प्रारंभिक अनुबंध के प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल करनी पड़ती है। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि कंपनी की प्रबंध, अगर कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके जो व्यवस्था चल रहा है वो हमारा प्रबंध संचालक कर रहा है, मैनेजर कर रहा है, सचिव तथा कोषाध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो इन व्यक्तियों के साथ किए गए जो भी प्रारंभिक एग्रीमेंट अनुबंध है इनकी भी एक क्या कहते हैं कॉपी जो है वो कंपनी रजिस्ट्रार के फाइल में होनी चाहिए, उनके पास ये भेजनी चाहिए। कल को मैनेजर किसी भी क्या कहते हैं मतलब मैनेजर जो होता है वो किसी भी सुपरवाइज़र या किसी के ऊपर भी कोई तरह का आरोप नहीं लगा सकता, ठीक है। उनके साथ किसी तरह की क्या कहते हैं कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी उसको अपनी जो कॉपी है उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए। उसके बाद निजी कंपनी की दशा में इसे फाइल करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। 8 पॉइंट क्या कहता है, वैधानिक घोषणा, ठीक है। वैधानिक घोषणा क्या कहता है कि कंपनी के समामेलन के समय एक वैधानिक घोषणा रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है। मतलब कंपनी का जब समामेलन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उस समय एक वैधानिक घोषणा कि हाँ अब हमारा जो कंपनी है पूरी तरीके से रजिस्टर क्या कहते हैं रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो वैधानिक घोषणा रजिस्ट्रार के पास हमें भेजना होता है कि रजिस्ट्री के लिए सभी वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति की जा चुकी है, कि हमने रजिस्ट्री के लिए सारी जितने भी गवर्नमेंट रूल थे वो सारे रूल्स को हमने पूरा करा है। तो ये किसके पास हम भेजेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजेंगे, ठीक है। 3rd पॉइंट हमारा क्या था, निर्धारित शुल्क का भुगतान करना। अब आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, किस टाइम पीरियड में करना पड़ेगा, ये भी आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 3rd पॉइंट हमारा कहता है उपरोक्त प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क भी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है। देखो क्या कह रहे हैं कि जो भी आप प्रपत्र जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजोगे उन डॉक्यूमेंटों के साथ आपको एक जो शुल्क जो आपको फीस दी जाएगी वो भी फीस भी शुल्क भी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास आपको भेजनी पड़ेगी, कि जो भी आपका शुल्क होगा वो भी कंपनी का जो रजिस्ट्रार होगा उसके पास आपको भेजना पड़ेगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के सरकारी खाते में जमा किया जाता है। और ये जो फीस होता है ये कहाँ पे जमा कराया जाता है आपका, तो उपरोक्त प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क भी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है, कि जो भी आपका प्रपत्र जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए उन डॉक्यूमेंट्सों के साथ आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास क्या भेजना पड़ता है, कंपनी की शुल्क भेजनी पड़ती है जो उसमें लिखा जाता है। और ये जो शुल्क होता है वो कहाँ पे हमारा रिजर्व होता है, भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के सरकारी खाते में ये जमा कर दिया जाता है इस फीस को, ठीक है। भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं सूची में शुल्कों की दरें दी गई है कि कितनी कितनी रेट है और किस किस कंपनी के लिए कितना रेट आपको देना पड़ेगा, कितनी फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। उपरोक्त कार्रवाई पूरी हो जाने के पश्चात रजिस्ट्रार कंपनी के समामेलन संबंधी प्रलेखों का निरीक्षण और जांच करता है। देखो क्या कहते हैं कि जितनी भी आपकी कार्रवाई होती है ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद जो रजिस्ट्रार कंपनी के सम्मेलन संबंधी जितने भी आपके प्रलेख होते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, इन सारी डॉक्यूमेंटों की जाँच पड़ताल की जाती है। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम इन सारे जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिए इन सबका जाँच पड़ताल करा जाएगा। जब वह संतुष्ट हो जाता है इन सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई को पूरी कर ली गई तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 के अंतर्गत समामेलन का प्रमाण पत्र तथा कॉपीराइट पहचान संख्या निर्गमित कर दी जाती है, ठीक है। कि आपको जो कंपनी है वो इस नाम से जानी जाएगी, ठीक है। आपके क्या कहते हैं कंपनी जो है वो दूसरा कोई और इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपका कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, प्रमाण पत्र को। अब कह रहा है समामेलन के प्रभाव, आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो इसके क्या क्या प्रभाव हो जाती है, क्या क्या प्रभाव है इस पर। कंपनी के समामेलन के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। पहला, कंपनी का एक समामेलित संस्था बन जाती है, कंपनी के रजिस्ट्रेटिव ऑफिस आपका संस्था बनती है। रजिस्ट्रेटिव मतलब कि आपका पूरी तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई भी आपकी कंपनी के ऊपर लॉ पारित कर सकता है, ठीक है। आपका कंपनी किसी के ऊपर लॉ पारित कर सकती है, ठीक है।
तो ये सारे रूल्स जो होते हैं कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए काम करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, समामेलन के प्रमाण पत्र को न्यायालय में कंपनी के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, आपका जो प्रमाण पत्र है वो आप न्यायालय में कंपनी के अस्तित्व के लिए, कंपनी को बचाए रखने के लिए आप ये प्रमाण पत्र को न्यायालय में जारी कर सकते हैं। कल को अगर कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, ठीक है, तो इस रीज़न से भी आप कंपनी के लिए फ़ायदे कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट का क्या कहता है, कंपनी एक कानूनी कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है, कंपनी एक आपका आर्टिफिशियल बन जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसीलिए उसका अस्तित्व सदस्य से अलग माना जाने लगता है, जिसकी एक अलग मोहर होती है, ठीक है, एक अलग सील बन जाती है कि कंपनी जो है कृत्रिम व्यक्ति बन गया आपका, ठीक है। कंपनी किसी के ऊपर लॉ पारित कर सकती है, कंपनी किसी के ऊपर सूट कर सकती है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर सूट कर सकता है, कंपनी अपने नाम की प्रॉपर्टी रख सकता है, मतलब जितना भी कैपिटल है वो रख सकती है, जो भी फ़ायदा है वो कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को फ़ायदे के लिए करती है। कंपनी का अस्तित्व स्थायी हो जाता है, कंपनी एक क्या कहते हैं, जो भी अस्तित्व है, मतलब ये कंपनी बिल्कुल नाम से जाना जाता है, कोई भी इसके ऊपर कोई भी केस कर सकता है, ठीक है, तो ये कंपनी का एक अस्तित्व बन जाता है। इसके प्राप्त करते ही एक निजी कंपनी का अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। जब भी क्या कहते हैं एग्रीमेंट प्राप्त हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी हमारी, तो भी कोई भी निजी कंपनी जो होता है वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब आता है हमारा पूंजी अभिधान। पूंजी अभिधान क्या है हमारा, एक निजी कंपनी अथवा वो सार्वजनिक कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, समामेलन के तुरंत पश्चात अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। देखो क्या कह रहा है, कोई भी एक निजी कंपनी अथवा सार्वजनिक कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, मतलब जो भी हमारा जो अंश है वो कैपिटल ना हो, तो वो तुरंत ही क्या कर सकती है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। अतः पूंजी अभिधान अवस्था और व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था अंश पूंजी वाले सार्वजनिक कंपनी पर ही लागू होती है। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी, मतलब जैसे हमारी कोई भी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, कोई भी हमारी एक क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी या कोई भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, एक निजी कंपनी अथवा वो सार्वजनिक कंपनी जिसमें हमारा अंश जो है पूंजी ना हो, समामेलन के तुरंत पश्चात अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। क्या कहते हैं कि जिसमें हमारा जो कैपिटल है वो कैपिटल इंक्लूड नहीं करा गया है, और जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही हमारा जो बिज़नेस है वो क्या करा जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अतः जो भी हमारा पूंजी अभिधान अवस्था, मतलब हम कैपिटल को लगा रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, दे रहे हैं, और व्यापार आरंभ करने की अवस्था और बिजनेस को स्टार्ट करने की अवस्था अंश पूंजी वाले सार्वजनिक कंपनी पर ही लागू होती है। और ये जो अंश है वो किस पर लागू होती है, सिर्फ सार्वजनिक कंपनी पर, ठीक है, निजी कंपनी पर नहीं होती है। पूंजी अभिधान अवस्था के अंदर प्रवर्तक को आवश्यक पूंजी एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करनी पड़ती है। देखो पूंजी अभिधान मतलब कि पूंजी को कहाँ से हमें इकट्ठा करना है, कैसे अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है, उसके लिए जो भी हमारा प्रवर्तक होता है वो अलग अलग कार्रवाई करता है पूंजी को इकट्ठा करने के लिए। जैसे कंपनी जनता को प्रविवरण जारी करती है और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजती है, और अंशों के लिए आवेदन पत्र कंपनी का बैंकर प्राप्त करता है। देखो क्या कह रहे हैं कि कंपनी क्या करता है, पूंजी अभिधान के लिए वो अलग अलग चीज़ें करती है, प्रवर्तक क्या करती है, ये पूंजी क्या कहते हैं कंपनी क्या करती है, जनता को प्रविवरण जारी करती है, मतलब एक शेयर्स जारी करती है, ठीक है। जारी करने के बाद उसका जो होता है उसके प्रति जो भी रजिस्ट्रार को क्या करती है, उस शेयर्स के बारे में भेज देती है कि हमें इतना शेयर्स जो है हमने मार्केट में जारी किया, ठीक है, लोग इस शेयर को इतने रेट में खरीद रहे हैं। अंशों के लिए आवेदन पत्र भी कंपनी का बैंकर प्राप्त करता है। जो भी अंश हमने क्या कहते हैं जारी किया है, ठीक है, उसके लिए जो आवेदन पत्र होगा वो क्या करेगा, कंपनी का जो बैंकर होगा उसको ये मिलेगा, प्राप्त करेगा। यदि कंपनी को न्यूनतम अभिधान मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है तो संचालक अंशों के आवंटन का प्रस्ताव पास करके आवेदकों का आवंटन पत्र भेज देते। देखो अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, मतलब जैसे कंपनी ने 100 शेयर मार्केट में जारी किए, ठीक है, और उसमें से क्या कहते हैं लोगों ने उनके 90 शेयर खरीद लिए, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनको मिल गया, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब मिल जाता है कंपनी को तो इससे क्या होता है, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को प्राप्त हो जाता है तो जो भी हमारे संचालक है जो अंशों के आवंटन को प्रस्ताव कर रहे हैं, क्या कहते हैं कंपनी को चलाने के लिए जो भी पास कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी आवेदक होंगे उनका आवंटन पत्र क्या करेंगे, भेज देंगे किसके पास, रजिस्ट्रार को, ठीक है। और आवंटन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया जाता है, ठीक है, कि दूसरी किस्त में हम क्या करेंगे, अपने जो पैसे है वो मंगा लेंगे। यदि कंपनी प्रविवरण जारी करने
करने की तिथि 120 दिन के अंदर न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करने में असमर्थ रहती है। देखो क्या कह रहा है कि यदि कंपनी जो है उसने अपना क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन क्या कहते हैं मार्केट में उसने शेयर जारी करा और शेयर जारी करने के बाद उसने 120 दिन के अंदर अगर न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर उसने प्राप्त नहीं करा तो अगर वो असमर्थ रहती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती, तो अपने वो शेयर्स जो है मार्केट में बांट नहीं सकती है। ठीक है, नहीं कर सकती है और उसे आवेदन पत्र पर धन लौटाना पड़ता है। उस पर क्या करना पड़ता है, जो भी उसने आवेदन पत्र करे हैं उसको जितने भी लोग हैं उनको अपना धन लौटाना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, न्यूनतम अभिदान से अंशों की बिक्री से प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम धनराशि से जिसका उल्लेख प्रविवरण में किया गया है। जब सार्वजनिक कंपनी जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती, कोई भी सार्वजनिक कंपनी अगर जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है तो अपने अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे न्यूनतम अभिदान प्राप्त ना हो। मतलब जब तक सार्वजनिक कंपनी जो होता है जनता को अपने अंश मतलब खरीदने के लिए आमंत्रित कर रही है, ठीक है, लेकिन अंशों का एक आवंटन जब तक उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता तब तक वो उन पैसों का क्या कर सकती है, अपने बिजनेस में नहीं लगा सकती है। ठीक है, अब पॉइंट क्या कहता है, कंपनी द्वारा खरीदी गई या खरीदी जाने वाली संपत्ति का भुगतान करने के लिए अब क्या कह रहा है, देखो उन्होंने क्या क्या करना पड़ता है। नहीं, ये राशि निम्नलिखित उद्देश्य के लिए जुटाई जाती है। ये जो राशि होती है, पैसा जो होता है वो किस लिए जुटाई जाती है, कंपनी द्वारा खरीदी गई या खरीदी जाने वाली संपत्ति का भुगतान के लिए। कंपनी ने कोई संपत्ति खरीदी है और संपत्ति को उसको क्या कहते हैं उसका भुगतान करना है, तो जो क्या कहते हैं कंपनी होती है वो शेयर्स मार्केट में अलॉट करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, प्रारंभिक व्यय और अभिगोपन कमीशन का भुगतान करने के लिए उन्होंने प्रारंभिक स्टार्टअप के लिए जो भी पैसे लगाए हैं, ठीक है, और जो भी उनको क्या कहते हैं मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन कराने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी उनका खर्चे हैं उन सब का भुगतान करने के लिए उपरोक्त दोनों उद्देश्यों हेतु कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि की वापसी अदायगी के लिए, मतलब जो वो जितने भी तरीके थे उन्होंने जिस तरीके से उधार लिया उन सारी राशि को वापस करने के लिए, फिर कार्यशील पूंजी के लिए मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी खर्चे पड़े उन सभी चीज़ों के लिए भी क्या कहते हैं कंपनी को शेयर्स मार्केट में अलॉट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, न्यूनतम राशि का धन केवल नगद माना जाता है। देखो न्यूनतम राशि का मतलब क्या होता है, न्यूनतम राशि वो है जिसमें सिर्फ नगद धन हो, ठीक है, नगद पैसा हो। ठीक है, इसमें वो धन शामिल नहीं किया जाता जो नगद के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में दे हो। देखो कि इसमें वो धन को शामिल नहीं कर सकते जिसमें नगद के अतिरिक्त किसी और रूप में, जैसे शेयर्स हमने मार्केट में करा, ठीक है, और उसके बाद हमें उसके क्या कहते हैं शेयर को हमें पैसा मिल रहा है, तो वो मार्केट में वो चीज़ को हम कभी भी न्यूनतम धन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, यदि कोई अंश पूंजी वाली कंपनी प्रविवरण का निर्गमन नहीं करती तो उसे अंशवर इन पत्रों के प्रथम आवंटन के कम से कम 3 दिन पहले स्थापना प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर के लिए भेजना आवश्यक है। देखो क्या कहते हैं कि यदि कोई भी अंश पूंजी मतलब जो कैपिटल लगा रही है कंपनी, ठीक है, और वो क्या कहते हैं मार्केट में शेयर अलॉट कर रही है, ठीक है, और शेयर अलॉट करने से पहले कम से कम 3 दिन पहले, ठीक है, उसे क्या भेजना पड़ेगा, स्थानापन्न प्रविवरण, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास उसे भेजना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्यों, इसके पश्चात उसे आवंटन संबंधी प्रक्रिया जैसे आवंटन पत्र भेजना, अंश प्रमाण पत्र निर्गम करना आदि को पूरा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि कल को क्या कहते हैं पब्लिक ने उसके क्या कहते हैं शेयर्स को खरीदा और क्या कहते हैं कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन से प्राप्त नहीं हुआ, तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए उसे आवंटन पत्र भेजना होता है। अंश कितना वो अंश शेयर्स पे दे रहा है लोगों को, ठीक है, कितने अंशों में शेयर को अलॉट कर रहा है मार्केट में, ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए उसे ये रूल्स अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यवसाय का प्रारंभ, हम ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। अगर कोई भी कहीं भी आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है, आप मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को नोटिफिकेशन जरूर करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो सारे मिल सके, ठीक है, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है अपलोड कर सकूँ अपने साइट पे। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू आता है, कहीं भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी इशू आता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स जो है अपने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट ये वीडियो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है व्यवसाय का प्रारंभ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और यहाँ नेक्स्ट वीडियो में ही हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको 12th के बिजनेस के चैप्टर्स लेकर आऊँगी। ठीक है, ऑल ऑफ चैप्टर्स जो हमारा यहाँ पे 9th to 12th की सारे बुक्स की वीडियोज़ जो आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।